आप सोच रहे होंगे एक शो कैसे ऐसी चिल वाइब्स से अचानक इतनी क्रेजी मैडनेस पे पहुंच जाता है। बस यही होता है जब मॉडर्न हिप हॉप मिल जाता है ईडो एरा जापानीज सैमुराई दुनिया से। आज हम रिकैप करने वाले हैं सैमुराई चैंपलू का, एक ऐसा शो जो कॉमेडी, क्रेजीनेस, म्यूजिक और इनसेन एडवेंचर्स का परफेक्ट मिक्स है। ये सीरीज 2004 से 2005 तक टीवी पर चली थी और कहानी घूमती है 3 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द, मुगन, जिन और फू। मुगन एक बैडएस आउटलॉ है जिसकी फाइटिंग में ब्रेक डांसिंग फ्लेवर है। जिन एक काम डेडली सैमुराई है जो अपने पुराने मास्टर के साथ ब्रूटल फाइट की यादों से हॉन्टेड है। और फू एक 15 साल की वेट्रेस है जो एक मिस्टीरियस सैमुराई जो सनफ्लावर जैसी स्मेल करता है को ढूंढने के मिशन पर है। स्वॉर्ड फाइट्स, वियर्ड प्लेसेस और अनएक्सपेक्टेड दोस्ती सब मिलता है इस स्टाइलिश जर्नी में। एपिसोड 1 टेम्पेस्चुअस टेम्परामेंट एपिसोड की शुरुआत होती है एक वार्निंग से। बेसिकली बोलते हैं कि ये स्टोरी फिक्शन है और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में कोई लेक्चर नहीं चाहिए। क्या वाइब सेट हुई है ना। फिर हम देखते हैं कि मुगन और जिन एग्जीक्यूशन के लिए तैयार खड़े हैं। हेड लिटरली कटने वाला है, लेकिन एपिसोड सडनली 24 घंटे पीछे चला जाता है। एक टी हाउस में फ्यू काम करती है और वहाँ कुछ चीप लोग बैठे हैं। एक जर्क जो गवर्नर का बेटा है एक बुजुर्ग आदमी को परेशान करता है जो हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन को वर्कर्स उसे रोक लेते हैं क्योंकि वो गाय अनटचेबल है। बाहर जिन उस बुजुर्ग पे हो रही जोर जबरदस्ती देखता है और बिना टाइम वेस्ट किए गार्ड्स को काट गिराता है। हीरो वाइब्स। टी हाउस में फ्यू की मुलाकात मुगन से होती है। वो पानी मांगता है, वो बोलती है कुछ ऑर्डर करो वरना निकलो। फिर मुगन डील देता है, थग्स को पीटने के बदले 50 डम्पलिंग्स। उधर फू गलती से गवर्नर के बेटे पर चाय गिरा देती है और वो लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं। फ्यू को मुगन की ऑफर याद आती है और वो चिल्लाती है 100 डम्पलिंग्स। बस मुगन टर्बो मोड में आ जाता है। वो टी हाउस में सबको तबाह कर देता है। तभी आग लग जाती है। एक गार्ड रियोजिरो ने बदला लेने के चक्कर में पूरा जगह जला दिया है। फाइट के बीच में जिन भी पहुंच जाता है और फिर मुगन बनाम जिन आग में जलते टी हाउस में अपना फर्स्ट फाइट शुरू कर देते हैं। कट्टू दोनों बेहोश गवर्नर के टॉर्चर रूम में बंधे पड़े हैं। गवर्नर का बेटा मर चुका है, सो अब बदले का टाइम। एफयू प्रिजन में घुसकर दोनों को डील देती है, अगर वो उसके मिशन में मदद करेंगे तो वो उन्हें बचा लेगी, पर वो पकड़ी जाती है। अगले दिन दोनों को एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाता है, लेकिन पावरफुल एंट्री दोनों एग्जीक्यूशन से पहले बंधन तोड़ देते हैं और लड़ाई शुरू। फ्यू रूफ पर फेक बॉम्ब्स के साथ धमाका करती है और पूरा प्लेस केओस में चला जाता है। ट्रायो एस्केप करता है। मुगन और जिन फिर लड़ने ही वाले होते हैं, पर फू कॉइन फ्लिप करके उनकी फाइट पोस्टपोन करवा देती है टिल शी फाइंड्स हर सनफ्लावर सैमुराई। एपिसोड 2 रेड आई रिप्राइजल। रियोजिरो एक मॉन्स्टर साइज प्रिजनर ओनी वाकामारू को आजाद करता है मुगन और जिन को खत्म करवाने के लिए। इधर हमारे तीनों भी पूरी तरह कंगाल हैं, खाने के लिए लड़ रहे हैं और ऊपर से एक बर्ड उनका खाना चुरा लेता है। दुखद जिंदगी। मुगन खुद को हीरो बताकर ओगर मारने का काम उठा लेता है। इनु कीपर उन्हें रात में रुकने के लिए जगह देता है, पर वो इंसान भी रायोजिरो का आदमी निकला। मुगन की मुलाकात एक सुंदर लड़की होतारू से होती है और वो उसके चाम में फंस जाता है, लेकिन होतारू उसे पॉइजन दे देती है क्योंकि रियोजिरो ने उसे हायर किया था। फ्यू को रियोजिरो पकड़ लेता है और जिन एक असैसिन से लड़ रहा होता है जो ओगर किलिंग का काम करता है। ओनी वाकामारू और फू थोड़ी देर में बॉन्ड बना लेते हैं। वो बताता है कि लोग उसके लुक्स से डरकर उसे हमेशा रिजेक्ट करते थे। मुगन पॉइजन की हालत में हाइड आउट पहुंचता है और रियोजिरो उसे पानी में डुबो कर टॉर्चर करता है। फू फाइट बैक करती है, तभी ओनी वाकामारू रियोजिरो को गला दबाकर मार देता है क्योंकि फू उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। फू दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वीकेंड मुगन ओनी वाकामारू को मार देता है। सैड मोमेंट। एपिसोड खत्म होता है ओनी वाकामारू की पीसफुल डेथ के साथ। फायरफ्लाई उसके हाथ पर बैठती है और वो फाइनली स्माइल करता हुआ चला जाता है। एपिसोड 3 हेल हाउंड्स फॉर हायर। मुगन और जिन कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं जब तक भूख से गिर न जाए। एफयू उन्हें डांटती रहती है। फिर रास्ते में दोनों उसे छोड़कर 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस भाग जाते हैं जैसे छुट्टी मिली हो। मुगन एक रेस्टोरेंट में घुसकर खाना चुराने लगता है और वो टेबल एक डेंजरस याकुजा गैंग का था, लेकिन इंस्टेड ऑफ डरना मुगन उन्हें हरा देता है। उनके बॉस रिकिया उसे पहचान लेते हैं और उसे गैंग में ज्वाइन करने को कहते हैं। मुगन साफ साफ इंसल्ट करके मना कर देता है। नगाती गैंग देश टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने नकली डाइसी से भी ज्यादा फेक हैं। इसी बीच हम मिलते हैं ओसुजू से, जो सास्के नाम के बच्चे को ट्यूशन देती है। उसके दरवाजे पर नागाटी गैंग उसके पिता से पैसे को लेकर झगड़ा कर रही होती है। पैसे नहीं देने पर वो लोग ओसुजू को ही उठा ले जाते हैं और उसके पिता को एक आईओयू थमा देते हैं। ये सब देखकर सास्के हेल्प ढूंढने बाहर दौड़ जाता है। जिन उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पहले मुगन ने तमाशा किया था। ओनर अभी भी उस घटना से डरा हुआ है। जिन जॉब ढूंढ रहा है और सोर्ड्समैन के तौर पर काम ऑफर करता है।
ओनर उसे कवारा नाम के पुराने याकूजा के बारे में बताता है जो कभी इलाके के किंग थे जब तक नगाती गैंग ने उन्हें धक्का नहीं दे दिया। और तभी नगाती गैंग फिर से पहुंच जाती है। सास्के वहां पहुंचकर उनसे IOU वापस मांगने लगता है। जिन आगे आता है, खुद को उसके बॉडीगार्ड की तरह पेश करता है और अपनी स्किल दिखाने के लिए गैंग वालों के कपड़े ही काट देता है। IOU भी वापस ले आता है। थग्स जाते ही सास्के जिन से ओसुजू को बचाने की भीख मांगता है, लेकिन जिन उसे रियलिटी समझाता है और कहता है कि बिना सोचे समझे खतरे में कूदना बेवकूफी है, पहले दिमाग लगाओ। दूसरी तरफ फ्यू एक फॉर्चून टेलर से बेवकूफ बन जाती है जो उसे वेसिस के बारे में वियर्ड बात बताता है। फिर वही होता है, वो एक आदमी से टकराती है और उसका वास टूट जाता है। अब वो आदमी उससे 100 रियो मांगने लगता है। 2 आदमी मदद का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वो FU को उठाकर ब्रोथल में बेच देते हैं। अब वो डेट बॉन्डेज में फंस चुकी है। वाह क्या लाइफ है। वहां ओसुजू भी है, दोनों की हालत मिलती जुलती है। सास्के और जिन रेस्क्यू प्लान बनाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो ऑब्वियस तरीका डिस्गाइज। जिन एक औरत की तरह रेडी होता है, शमिसन लेकर सास्के दादा बनकर उनके साथ जाता है। अंदर परफॉर्मर्स की तरह घुसते हैं। शमिसन पर जिन कुछ हॉरिबल नोट्स बजाता है और फिर विग फेंककर अपनी पहचान रिवील कर देता है। उधर मुगन को बॉडीगार्ड के ट्रबल की खबर मिलती है और एक्साइटेड होकर दौड़ता है, लेकिन सामने जिन को देखकर बोलता है, तुम फिर से। फू बंधी हुई पड़ी है और अपनी हालत से तंग आ चुकी है। दोनों को देखकर लग रहा है कि खुद ही मार दे। और जैसे ही लगता है कि टीम वर्क शुरू होगा, मुगन फिर जिन से लड़ने कूद पड़ता है। वहीं एपिसोड खत्म। एपिसोड आगे बढ़ता है। हेल हाउंड्स फॉर हायर पार्ट 2। मुगन और जिन अभी भी एक दूसरे को साशिमी बनाने में लगे हैं। उसी वक्त सास्के अंदर घुसकर ओसुजू को ढूंढ लेता है। वो उसे भागने को कहता है, लेकिन ओसुजू टूट चुकी है। फैमिली डेट ने उसे हरा दिया है और वो सोचती है कि यही उसकी जिंदगी है। तभी रिकिया नगाती अपने गूंज के साथ अंदर आता है और जिन को घेर लेता है। मुगन गुस्सा हो जाता है। अगर जिन को कोई मार सकता है तो वो सिर्फ वही है। और फिर वो गूंज पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे फ्री बफेट में पंचेस सर्व कर रहा हो। जिन चालाकी से शमिसन में छुपे छोटे बम को ट्रिगर करता है। ब्लास्ट से कंफ्यूजन फैलती है और जिन सास्के को लेकर भाग जाता है। मुगन पीछे आने की कोशिश करता है पर ट्रेल खो देता है। उधर फू ओसुजू से पूछती है कि वो यहाँ क्यों रुकी है। ओसुजू कहती है कि वो अपने पिता का कर्ज उतार रही है, वो ही उसका फैमिली है। फिर वो फू से पूछती है कि उसका फैमिली कौन है। फू चुप हो जाती है। शायद वो अंदर ही अंदर म्यूगन और जिन को अपना मेकशिफ्ट फैमिली मानने लगी है, बस बोलने में शर्म आती है। दूसरी तरफ मुगन रिकिया से कन्फ्रंट करता है। रिकिया उसे गैंग में लीडर बनाने की बात करता है। मुगन को रूल होना भी पसंद नहीं और दूसरों पर रूल करना भी नहीं। वो मना करके निकल जाता है। जाते हुए रिकिया को इंसल्ट भी दे देता है और चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो टफेस्ट आदमी भेजे। बाहर इशिमात्सु मिलता है जो रिकिया का दायां हाथ है। वो मुगन को लाइफ लेसन देने लगता है कि कभी कभी आदमी को दूसरों के साथ चलना पड़ता है। मुगन इसे बकवास मानकर कहता है कि जो करना है करो, मुझे लेक्चर मत दो। ब्रोथल में ओसुजू को एक थग क्रीप तरीके से छेड़ने की कोशिश करता है। सास्के ये देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसे मार देता है। अब मामला और बिगड़ जाता है। गैंग सास्के को पकड़ लेती है। अब रिकिया सास्के के पिता हाइरो को बुलाता है एक हाई स्टेक्स गैम्बल के लिए। डील ट्विस्टेड है। अगर रिकिया जीतता है, सास्के मरता है, लेकिन हाइरो पूरा इलाका रख सकता है। अगर हाइरो जीतता है, सास्के बच जाएगा, लेकिन नागती गैंग को इलाका मिलेगा। लूज लूज है, पर हाइरो मान जाता है। फ्यू भी एस्केप प्लान बना रही है। ग्राहकों को डराने के लिए अगली फेस बनाती है। फेल। लकली मोमो उनमें से एक को काटता है और वो एक वाज फोड़कर भाग जाती है गैम्बलिंग हाउस की तरफ। गैम्बलिंग हाउस में रिकिया ने हाइरो के डाइस रोलर को हटा दिया है, यानी गेम फिक्स्ड है। फू अंदर घुसकर खुद डाइस रोल करती है, लेकिन नतीजा रिकिया के फेवर में आता है। हाइरो अपने वर्ड का पक्का है, वहीं सेप्पुकू कर लेता है। सास्के टूट जाता है। तभी एनागाटी गैंग सच रिवील करती है कि रिजल्ट चाहे जो हो, रिकिया टेरिटरी लेने ही वाला था। इशिमात्सु शॉक हो जाता है कि रिकिया कितना गिर चुका है। फिर मुगन अंदर धड़ाम से घुसता है। रिकिया सास्के को हॉस्टेज बनाता है और मुगन से पूछता है क्या उसे बच्चे की जान की परवाह है। मुगन कैजुअली कहता है नहीं, ज्यादा नहीं। जिन और मुगन दोनों थग्स को काटते पीटते हैं। रिकिया भागने को इशिमात्सु से कहता है, पर इशिमात्सु उसकी डिसऑनर देख चुका है और उसे खुद ही मार देता है। सास्के अब कवारा गैंग का नया लीडर बनता है। वो इशिमात्सु को अपने साथ चलने को कहता है, पर इशिमात्सु अपने गुनाहों से छुटकारा पाने की राह ढूंढने निकल जाता है। अंत में इशिमात्सु मुगन से आखिरी ड्यूएल करता है, इंटेंस, ग्रजेस से भरा। मुगन जीत जाता है।
शायद इशिमात्सु मर चुका है क्योंकि खून बहुत बह रहा था। फू, जिन और मुगन फिर अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। सास के पीछे से आवाज लगाता है, शायद किसी दिन फिर मिलें। एस्केप करने के बाद जोजी कहता है कि उन्हें अपनी तलवारें तभी मिलेंगी जब वो उसके साथ एक कबूकी प्ले देखेंगे। फू को बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन लड़के उसके साथ चले जाते हैं। इंटरमिशन में जोजी एक एक्टर से मिलने बैक स्टेज जाता है जो औरत के कपड़ों में होता है। यहीं एक बड़ा सच सामने आता है, जोजी गे है और हॉलैंड से आया है। अपने देश में उसे सिर्फ अपनी पहचान की वजह से क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता था। जापान के बारे में उसने सुना था कि वहाँ उसके जैसे लोग खुलकर जी सकते हैं, इसलिए वो यहाँ आया। उसके लिए जापान मैनली लव वाली सबसे बड़ी जगह है। तभी इमिग्रेशन वाले फिर से आ जाते हैं। जोजी डर जाता है कि शायद वो उसे इसी वजह से पकड़ने आए हैं, लेकिन असल में वो उसे सिर्फ फॉरेनर होने की वजह से निकालना चाहते हैं, गे होने की वजह से नहीं। जोजी जिन और मुगन को उनकी तलवारें वापस दे देता है और दोनों लड़के तुरंत स्टेज पर ही इमिग्रेशन वालों से भिड़ जाते हैं। तभी वो बास्केट कैरिंग वाले लोग आ जाते हैं और जोजी की असली आइडेंटिटी बता देते हैं। उसका असली नाम आइजैक है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है। मतलब उस पर हाथ डालना इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। मुगन बिना फिल्टर बोल देता है, लेकिन आखिर में माहौल शांत हो जाता है। फ्यू अकेले में आइजैक से पूछती है कि क्या उसने किसी ऐसे सैमुराई के बारे में सुना है जो सनफ्लावर जैसी स्मेल रखता हो। आइजैक को कुछ समझ नहीं आता तो वो और क्लू पूछता है। फू उसे वो छोटा स्कल दिखाती है जिसमें एक अजीब लूप बना होता है। इसे देखते ही आइजैक का चेहरा उतर जाता है। वो उसे कहता है कि ये किसी को मत दिखाना, बहुत खतरनाक है, लेकिन वो एक हिंट देता है, नागासाकी जाओ, वहां सच्चाई मिलेगी। इसके बाद आइजैक अचानक गायब हो जाता है और ट्रियो फिर से सनफ्लावर सामुराई की खोज पर निकल पड़ता है। अगली कहानी में ट्रायो फिर वही कर रहा है, खाए बिना घूमना, पैसा ना होना। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी का थीम यही है, इसलिए वो गैम्बल करने का सोचते हैं और मोमो नाम की गिलहरी की बदौलत वो असल में पैसे जीत भी लेते हैं। अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाकर मजे से खाना मंगवाते हैं, लेकिन जब फ्यू बिल देने जाती है उसे पता चलता है कि उनका पूरा पैसा गायब है। शायद वो शेडी आदमी जिसने उसे टक्कर मारी वही चुरा कर भाग गया। मुगन और जिन उसका पीछा करते हैं, लेकिन भीड़ में खो देते हैं। उधर थीफ का नाम शिनसुके निकलता है। उसकी खुद की अलग जिंदगी चल रही है, चोरी, स्कैम्स और एक पैकेट ड्रग्स भी उसके हाथ लग जाता है। मुगन और जिन एक घर में क्लूज ढूंढते हैं और वहां शिनसुके की बीमार माँ से मिलते हैं जो अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोलती है। शिनसुके ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। फू ये सब सुन लेती है और लड़कों को नहीं बताती, वरना वो उसे जान से मार डालते। अगले दिन फू घर पर नजर रखती है और शिनसुके की माँ उसे अपने बेटे की गर्लफ्रेंड समझकर बात करने लगती है। दोनों में बॉन्डिंग हो जाती है और पूरा इमोशनल बैकग्राउंड पता चलता है। शिनसुके फिर डॉक्टर से मिलता है और पता चलता है कि दवा तो है, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा कि उसे मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सुबह फू शिनसुके से अपने पैसे मांगने जाती है, लेकिन उससे पहले ही ड्रग गैंग आ जाता है। शिनसुके फू को लेकर भागता है, कॉप्स भी पीछे पड़ जाते हैं और मजबूरी में शिनसुके फेक किडनैपिंग एक्ट करता है ताकि पुलिस उसे अरेस्ट ना करे। दोनों एक जगह छिपते हैं, बातें करते हैं और एक मोमेंट आता है जहां लगता है कि शिनसुके इतना बुरा इंसान नहीं है, बस हालात खराब हैं। लेकिन गैंगस्टर्स फिर पहुंच जाते हैं। तभी मुगन क्रैश करके आता है और सबको काट फाड़ देता है। केओस में शिनसुके भागने की कोशिश करता है, लेकिन कॉप्स उसे कॉर्नर कर लेते हैं। शिनसुके खुद को डिफेंड करने के लिए ब्लेड निकालता है और एक कॉप उसे सीधे मार देता है। फू सब देखती है और रो पड़ती है। अगले दिन वो उसकी माँ से मिलने जाती है, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसकी माँ सब समझ जाती है और माहौल बहुत भारी हो जाता है। ट्रियो फिर सफर पर निकल जाता है। अगली कहानी की शुरुआत एक जोरदार रैप लविंग समुराई नगामित्सु से होती है जो किसी जिन को ढूंढ रहा होता है। ट्रियो फिर पैसे के लिए पॉन शॉप पहुंचता है। फ्यू की चीजें और मुगन की तलवार बेकार साबित होती हैं, लेकिन जिन के चश्मे वैल्यूएबल निकलते हैं और शॉपकीपर अच्छे पैसे दे देता है। रेस्टोरेंट में वापस खाना खाते हुए नागमिचू फू को देखकर फिदा हो जाता है और अपने आदमी भेजकर इम्प्रेस करवाने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। खबर मिलते ही वो जिन को ढूंढने निकल जाता है। उधर मुगेन और जिन को बुडोका नाम की सेडक्टिव लड़की ड्रिंक्स पर बुला लेती है। वो दोनों को ड्रूग्ड कर देती है और उनका पैसा लेकर भाग जाती है। उधर नागामित्सु एक ग्लासेस वेयरिंग सामुराई को चैलेंज करता है और एक्सीडेंट में जीत भी जाता है। सुबह ट्रियो पैसे कमाने के लिए स्ट्रीट एक्ट करता है और फिर जिन के ग्लासेस लेने पॉन शॉप जाता है। वहां नागामित्सु और उसका गैंग भी आ जाते हैं। एक आदमी जिन को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है क्योंकि जिन ने उसके मास्टर को मारा था। जिन जीत जाता है, लेकिन उसे इंसल्ट नहीं करता। तभी बुदोका वापस आती है। असल में वो नागामित्सु की वाइफ है। वो उसे और बच्चों को बोट पर खींच कर ले जाती है और ट्रियो अपनी जर्नी जारी रखता है। फिर एक दिन ट्रियो बॉर्डर पर फंस जाता है क्योंकि उनके पास पेपर्स नहीं होते। वो फेक डॉक्यूमेंट्स खरीदते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। एफयू को स्ट्रिप सर्च के लिए ले जाया जाता है और मुगन जिन को पीटा जाता है।
चेक पॉइंट का करप्ट ऑफिसर उन्हें धमकाता है, लेकिन यामाने नाम का गार्ड्समैन एक डील देता है। अगर मुगन एक कटे हुए सिर को सीक्रेट जगह पहुंचाएगा तो सब छूट जाएंगे। मुगन जंगल में जाता है जहां टेंगू मास्क वाले लोग उसे पकड़ लेते हैं। असल में वो वॉरियर प्रीस्ट होते हैं जो रेवोल्यूशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं। यमाने भी पकड़ा जाता है, लेकिन दोनों मिलकर एस्केप कर जाते हैं। स्पेशल ग्रास में आग लग जाती है और पूरा जंगल स्मोक से भर जाता है। हर कोई हाई होकर हेलुसिनेट करने लगता है, प्रीस्ट्स, गार्ड्स, सिविलियंस सब। उसी दिन कोई भी बॉर्डर पर नहीं रोका गया। सुबह जिन और फू मुगन को प्रीस्ट्स के साथ हाई हालत में बैठे पाते हैं और ट्रायो फिर साथ में चलता है। इसके बाद एक मिस्टीरियस किलर एक्सपर्ट सैमुराई को मारता दिखाई देता है। कोई बाहरी चोट नहीं, बस अंदरूनी खून। एक बड़ी बाउंटी भी लगती है। मुगन उसे ढूंढने निकल जाता है, जबकि जिन मॉनेस्ट्री में रहता है। सनसेट के टाइम एक पुल पर वही मिस्ट्री आदमी खड़ा होता है जिसे हमने पहले भी देखा था। सैमुराई की एक टोली उसे घेर लेती है और उससे लड़ाई मांगती है। वो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो वीक लोगों से डील नहीं करता, पर सैमुराई जिद करते रहते हैं तो वो बस एक झटके में उनमें से एक को मार देता है और बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। मतलब ये आदमी सच में मजाक नहीं कर रहा। मुगन थोड़ी देर बाद वहां पहुंचता है और जमीन पर खून देखकर समझ जाता है, हाँ बंदा यही है। लेकिन वो उसके पीछे तुरंत नहीं जाता। टेंपल में जिन लकड़ी काट रहा होता है और एक उड़ती हुई लकड़ी सीधा प्रीस्ट की तरफ जाती है। प्रीस्ट बिना देखे उसे हवा में पकड़ लेता है। जिन का डाउट और बढ़ जाता है, ये बंदा नॉर्मल प्रीस्ट नहीं है। रात को मुगन एक बार में सेक पी रहा होता है। उसके पास ही वही मिस्ट्री किलर बैठा होता है और मुगन को पता ही नहीं होता। वो किलर के बारे में थियोरीज उसी किलर को बताने लगता है और किलर बड़े आराम से उसके साथ सेक शेयर करता है जैसे कोई जेंटलमैन। बार से बाहर दोनों साथ निकलते हैं। हल्की सी ब्रोमांस वाइब आने लगती है। तभी किलर एक क्रीपी स्टोरी सुनाता है एक माउंटेन क्लाइंबर की जो डीमन बन गया। मुगन को कहानी समझ नहीं आती, लेकिन उसे फील होता है कि इस आदमी में कुछ बहुत गड़बड़ है। अलग होते समय अचानक मुगन बोल देता है, रुक, तू वही आदमी है ना जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। फाइट शुरू होती है, छोटी लेकिन बहुत इंटेंस। किलर भाग निकलता है और मुगन के हाथ कट जाते हैं। दोनों फुल मून पर रीमैच करने की बात कर देते हैं। मॉनेस्ट्री में प्रीस्ट हॉट टब में आराम कर रहा है। जिन पूरा दिन इसे ऑब्जर्व करने के बाद डिसाइड करता है कि अटैक करे। जिन कहता है कि उसकी मूवमेंट इतनी तेज है कि वो नॉर्मल प्रीस्ट हो ही नहीं सकता। प्रीस्ट आसानी से डॉज कर लेता है। तभी मुगन अंदर आता है। मेन क्या मिस कर गया? सब लोग मुगन के हाथ पर लगे कट देखते हैं। प्रीस्ट का नाम जुइको निकलता है, एक रिटायर्ड सोडो मास्टर। वो किलर को पहचानता भी है क्योंकि वो उसी का स्टूडेंट था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि किलर का नाम पहले उकान था और वो जुइको के दोजो का टॉप स्टूडेंट था। एक दिन वो विदेश गया, शिपव्रेक हो गया और वो चीन के किनारे वॉश होकर पहुंचा। शाओलिन मोंक्स ने उसे उठा लिया और वहां उसने हाके नाम की मार्शल आर्ट सीखी, जिसमें इंसान ची एनर्जी से अंदर से फट जाते हैं। 10 साल बाद वो वापस आता है। अब अपना नाम बदलकर शोर्यू रख चुका है। एनलाइटेंड होने की जगह अब वो पूरी तरह साइको बन चुका है। ट्रेनिंग के दौरान वो एक स्टूडेंट को मार देता है, डोजो से निकाल दिया जाता है और विलन बन जाता है। वो कहता है मार्शल आर्ट्स का असली मकसद ओपोनेंट की जान लेना है। दूसरे डोजो भी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वो एक एक करके पूरे देश में सोर्ड मास्टर्स को मारने लगता है ताकि साबित कर सके कि वो सबसे बड़ा है। उसने चियाई को हथियार की तरह मास्टर कर लिया, मतलब बिना टच किए इंसान को काट सकता है। प्रेजेंट में अगला दिन शॉकिंग होता है। मुगन सच में ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इस बार हार सकता है। फू और जिन दोनों सरप्राइज हैं। रीमैच की रात आती है। मुगन पुल पर पहुंचता है। शोर्यू उसका इंतजार कर रहा होता है। फाइट शॉर्ट लेकिन भारी होती है। सोर्ड क्लैशेस, एनर्जी ब्लास्ट, फ्लिप्स, सब। दोनों की तलवारें गिर जाती हैं। मुगन मुश्किल से खड़ा होता है और शोर्यू फाइनल ब्लो के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मुगन डर्टी फाइट करता है। वो हिडन ब्लेड निकालता है और सीधा शोर्यू के सीने में मार देता है। शोर्यू गिरकर मर जाता है। कहीं दूर जुइको ड्रामेटिक तरीके से महसूस कर लेता है कि उसका पुराना स्टूडेंट मर गया है। लेसन बस इतना, ब्रेक डांस स्टाइल लड़ने वाले आदमी को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगला पार्ट शुरू होता है बारिश में। फू, मुगन और जिन एक टाउन में फंसे होते हैं और हमेशा की तरह कंगाल काम ढूंढ रहे हैं। फू सबसे रिस्पॉन्सिबल है, वो जॉब ढूंढ लेती है। जिन अकेले घूमते हुए एक पुल पर एक औरत से मिलता है जो लगता है नदी में कूदने वाली है। जिनकी इमोशनल स्किल 0 है। वो कैजुअली बोल देता है कि अगर सच में कूदना है तो थोड़ा आगे का पानी ज्यादा गहरा है। औरत हंस देती है और चली जाती है। जिन एक फूड स्टॉल पर काम शुरू करता है और वही औरत फिर आ जाती है। जिन ईल पकाने में बुरी तरह फेल होता है तो वो औरत खुद स्टॉल पर आकर उसकी मदद करती है। क्राउड आ जाता है, दोनों मिलकर संभाल लेते हैं। काम के बाद जिन उसे एक प्लेट पकाता है जो बर्न्ट होती है, लेकिन औरत फिर भी खा लेती है। जाते जाते वो बताती है कि वो अपने हस्बैंड के गैम्बलिंग डेट के लिए ब्रॉथल में काम करने जा रही है। अगले दिन जिन उस ब्रॉथल में अम्ब्रेला देने जाता है। दोनों के बीच एक सॉफ्ट मोमेंट आता है। मुगन इस बीच बीटल फाइट्स में पैसे लगाने में लगा होता है। उसका पहला बीटल बेकार निकलता है।
फू उसे डांटती है, लेकिन बाद में उसका नया बीटल रॉड्रिगेज जीत जाता है। जिन शिनो उसी औरत से मिलने जाता है और उसे ब्रोथल छोड़ने को कहता है, लेकिन डेट की वजह से वो लॉक्ड है। ब्रोथल के लोग जिन को सड़क पर पीट देते हैं। जिन वापस टूटकर आता है और फू और मुगन से थोड़े पैसे मांगता है एक औरत का टाइम खरीदने के लिए। मुगन और फू उसके लव लाइफ पर मजाक उड़ाते हैं। मुगन खुश होता है कि जिन स्ट्रेट है। बीटल मनी लेकर जिन वापस जाता है और शीनो से मिलता है। दोनों रात साथ बिताते हैं, बातें, डर, इमोशंस और हाँ, नॉन पीजी मोमेंट्स भी। सुबह जिन उसे एस्केप का रास्ता बताता है, एक जगह जहां वो सेफ होगी, लेकिन फिर वो एक दूसरे को कभी नहीं मिल पाएंगे। शिनो रोने लगती है और बताती है कि उसी दिन वो सच में कूदने वाली थी, लेकिन जिन की वजह से अब जीना चाहती है। वो भागने का फैसला करती है। जैसे ही दोनों निकलते हैं, ब्रोथल वाले पीछे पड़ जाते हैं। जिन निहत्था होने के बाद भी लड़ता है। तभी मुगन और फू आ जाते हैं और केओस शुरू हो जाता है। जिन शिनो को नदी किनारे एक छोटे बोट तक ले जाता है। जाने से पहले उसका हस्बैंड फिर आता है पैसे मांगने। शिनो उसके चेहरे पे पैसे फेंकती है और बोट में बैठ जाती है। जिन उसे नदी में दूर जाते हुए देखता है। आखिरी हक तक नहीं मिल पाता। अगले पार्ट में मगन, जिन और फू के बीच डायरी वाला पूरा कॉमेडी होता है। मुगन फू की डायरी चुरा लेता है और जिन से पढ़वाता है। फू ने डायरी में दोनों की बुरी बुरी बातें लिखी होती हैं। आखिर में पता चलता है कि उसने जानबूझकर सब फेक लिखा था, क्योंकि उसे पता था ये दोनों चोर डायरी पढ़ेंगे। फिर कहानी समुद्र तक पहुंचती है, जहां एक लड़की मुगन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कोजा है, उसकी पुरानी दोस्त। थग्स आ जाते हैं, फाइट होती है और अचानक मकूरो आता है, मुगन का पुराना पार्टनर इन क्राइम। कोजा उनका बैकग्राउंड बताती है। वो सब एक क्राइम आइलैंड पर बड़े हुए थे। चाइल्डहुड पूरी तरह हेल जैसी थी। फ्लैशबैक में पता चलता है कि मुगन एक बार फायरिंग स्क्वाड से बचने के लिए क्लिफ से कूद गया था। प्रेजेंट में मकूरो मुगन को एक डेंजरस हाइस्ट में खींच लेता है। मुगन पहले मना करता है, पर बाद में मान जाता है। हाइस्ट के दौरान मकूरो उसे धोखा देता है और डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश करता है। बोट फट जाती है। कोजा, फू और जिन शोर से एक्सप्लोजन देखते हैं और लगता है मुगन मरा गया। अगले पार्ट में दिखता है कि मुगन पानी में डूब रहा है और उसकी यादें चल रही हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि मकूरो पहले भी उसे मारने की कोशिश कर चुका है। कोजा जिन से कहती है, मकूरो को मार दो। फू को शोरलाइन पर एक फिशरमैन मिलता है जो बताता है उसने एक बॉडी निकाली है। वो मुगन ही होता है, लेकिन जिंदा है, क्योंकि मुगन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। फू बार बार थप्पड़ मारकर मुगन को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ मुकुरो किसी गुप्त जगह पर अपने संदिग्ध दोस्त शिरान के साथ आराम 3 से बैठा हुआ है और उसे बता रहा है कि वह उसे अपनी छोटी बहन से मिलवाना चाहता है। थोड़ी देर बाद कोसा वहां पहुंचती है, जैसे वह शिरान से मिलने आई हो। दरवाजा बंद होते ही जिन अचानक अंदर आ जाता है। उसे अभी तक नहीं पता कि मुगन जिंदा है। जिन गुस्से में मुकुरो से कहता है कि मुगान को मारने का हक सिर्फ उसी का है और गुस्से में वह 2 बार में मुकुरो को मार देता है। मरने से पहले मुकुरो बस इतना कहता है कि उन्हें दोनों को धोखा मिला है। जिन को बात समझ नहीं आती और वह कोसा को देखने जाता है, लेकिन वह पिछली तरफ से भाग चुकी होती है। उसे महसूस होता है कि कोसा शायद शुरू से ही उसे इस्तेमाल कर रही थी। समुद्र किनारे बैठे जिन को मुगन धीरे धीरे लंगड़ाते हुए मुकुरो से बदला लेने आते दिखता है। जिन उसे बताता है कि मुकुरो मर चुका है और कोसा शायद बिल्कुल मासूम नहीं थी, बल्कि सबको बेवकूफ बना रही थी। उधर कोसा और शिरान जब 60,000 रियो लेने के लिए छिपे हुए स्थान पर पहुंचते हैं, तो उनके सामने मुगन खड़ा मिलता है, जैसे कोई आखिरी दुश्मन। मुगन घायल भी है और बेहद गुस्से में भी। शिरान उस पर हमला करता है और तुरंत मारा जाता है। मुगन चुपचाप कोसा के पास से गुजर जाता है, जैसे वह वहां है ही नहीं। कोसा टूट जाती है और उससे कहती है कि वह उसे भी मार दे, लेकिन मुगन बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है, उसे पछतावे और मरे हुए प्रेमी के साथ अकेला छोड़कर। अगली घटना एक भाग में शुरू होती है, जहां धुंधले पहाड़ों में एक निंजा को कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। पकड़े जाने से पहले वह एक छोटी पोटली पैसे की झील में फेंक देता है। अगले दिन वही झील पर जिन, मुगान और फू बैठे होते हैं। जिन मछली पकड़ने में असफल होता रहता है, जबकि मुगान और फू अपनी मछली पका रहे होते हैं। गुस्से में जिन झील में कूद जाता है और उसे वही पैसे वाली पोटली मिल जाती है। तीनों खुश होकर जश्न मनाने का सोचते हैं। खाना खाने के बाद जिन और मगन चुपके से लाल बत्ती वाले इलाके में निकल जाते हैं। वहां एक कोठे में उन्हें यात्सुहा नाम की खूबसूरत लड़की मिलती है। मगन सबसे पहले उसके कमरे में जाता है। इसी दौरान कोठे के अंदर एक गुप्त मीटिंग चल रही होती है, जहां पता चलता है कि वही निंजा किसी आदमी पर नजर रखने के लिए सरकारी मिशन पर था, जो नकली सिक्के बनवाता है। यात्सुहा पर शक होता है क्योंकि वह उसी समय कोठे में काम करने आई थी जब जासूस निंजा भी वहां जुड़ा था। यात्सुहा पूरी मीटिंग की बातें सुन लेती है। उधर मुगन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर, लेकिन वह उसे एक फूलदान से बेहोश कर देती है। मगन थोड़ी देर में उठ जाता है और उसे भागने से रोकता है।
यत्सुहा उसे बहकाती है और जोर से लात मारकर गिरा देती है। फिर वह उसे एक लालच देती है, जिसे सुनकर मुगन उसका पूरा गुलाम बन जाता है और दोनों नीचे उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं जब नकली सिक्के बनते हैं। यत्सुहा बार बार वादे करके मुगन से अपने दुश्मनों को हरवाती रहती है। दूसरी तरफ जिन भी अकेले कुछ हमलावरों को खत्म करता है। फैक्ट्री में पूरी लड़ाई के बाद गिंसा जो इस नकली पैसे के काम का सरगना है, मर जाता है। अगली सुबह यत्सुहा मुग्गान को शुक्रिया कहती है और फिर उसी को बेहोश करके भाग जाती है। जाते जाते वह उस वादे को याद करती है जो उसने मुग्गान से किया था कि सफर खत्म होने पर वह उससे शादी करेगी। ये सच था या बस उसे बेवकूफ बनाने का तरीका, ये पता नहीं। अगली कहानी में तीनों एक जगह पहुंचते हैं जहां जंगल में एक राक्षस की अफवाह फैली होती है। इसी बीच मुगन और फू अपने मिशन पर झगड़ पड़ते हैं क्योंकि फू आखिरकार मान लेती है कि वह जिस आदमी को ढूंढ रही है वह जिंदा है। तीनों फिर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। जिन पर एक नकाबपोश निंजा हमला करता है जो बाद में युकीमारू निकलता है, जिन का पुराना साथी जो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जिन को मारना चाहता है। जिन उसे कमजोर कहता है और पूरी लड़ाई से तंग आकर खुद ही चट्टान से कूद जाता है ताकि उससे बच सके। एफयू भी मुसीबत में फंस जाती है और नदी में गिरकर बहती चली जाती है। उसे बचाता है ओकुरू, वही आदमी जिसे लोग अपराधी बता रहे हैं। वह अपनी दर्दनाक कहानी बताता है कि उसके गांव को एक बीमारी के नाम पर आग लगाकर खत्म कर दिया गया था और वह सिर्फ बदले में कुछ लोगों को मार पाया था। मुगन पर मात्सु कबीले के लोग हमला कर देते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह ओकुरू है। बाद में मुगन और ओकुरू की मुलाकात होती है और थोड़ी देर भावुक बातों के बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में जब मत्सु लोग फिर हमला करते हैं तो ओकुरू जलते तीरों से घायल होकर चट्टान से कूद जाता है और गायब हो जाता है। मुगन और जिन हमलावरों को खत्म कर देते हैं। अगले दिन तीनों फिर साथ चलते हैं और आखिरकार फू साफ साफ बताती है कि वह सूरजमुखी की खुशबू वाले जिस आदमी को ढूंढ रही है वह उसकी माँ की मौत की वजह है और वह बदला लेना चाहती है। आगे एक नई कहानी में मुगन को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए वह वही खाना मंगा लेता है जो बाकी लोग मंगा रहे होते हैं। उसे छेड़ा जाता है तो वह पढ़ना सीख लेता है, लेकिन सीखने के बाद वह हर जगह अपने अजीब से चिन्ह की ग्राफिटी बनाने लगता है और सबका सामान खराब कर देता है। एक और कहानी में फू एक लड़की को घर में छुपाती है जिसे दो गुंडे ढूंढ रहे होते हैं। इसी समय मुगन और जिन एक जगह पहुंचते हैं जहां लोगों को मजबूर किया जाता है कि वे ईसाई होने का सबूत मिटाएं। मुगन जिद में आकर कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता। तभी एक आदमी बंदूक लेकर आता है और सबको डरा देता है। फू जब उस लड़की से बात करती है तो पता चलता है कि उसने सूरजमुखी वाली खुशबू वाले समुराई का नाम सुना है। उसका नाम कासुमी है। तभी गुंडे वापस आते हैं, फू को बेहोश करते हैं और लड़की को उठा ले जाते हैं। मुगन और जिन उसे ढूंढने निकलते हैं। एक गांव में लोग उन्हें घर में रहने देते हैं, लेकिन दांव कुछ और होता है। रात को फू देखती है कि सारे गांव वाले झोंबी की तरह एक गुफा की ओर जा रहे हैं। वह उनका पीछा करती है और पता चलता है कि वही बंदूक वाला आदमी लोगों से हथियार बनवा रहा है और उन्हें झूठा सहारा दे रहा है। फ्यू को वही गुंडे पकड़ लेते पहले दिखे थे। गुफा के अंदर यूरी ज़ेवियर को डांटती है कि वह धर्म को पैसे कमाने का तरीका बना रहा है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ इतना चाहता है कि यूरी उससे शादी करे, चाहे उसकी मर्जी हो या न हो। यूरी मना कर देती है तो वह उसे फ्यू के पास वाली जेल में बंद कर देता है। मोमो नाम की गिलहरी मुगन को फू का लिखा हुआ नोट लाकर जगाती है जिसमें मदद मांगी गई होती है। मुगन और जिन उन संदिग्ध हथियार बेचने वालों तक पहुंचते हैं और पूरी सच्चाई समझने लगते हैं। जेल में यूरी अपने अतीत के बारे में फू को बताती है। वह और उसका पिता इकोत्स्की द्वीप पर ईसाई शरणार्थी थे। वहां एक आदमी छिपा था जिसका नाम सीजो कसूमी था, वही जो सूरजमुखी की खुशबू वाले समुराई कहलाता है। लेकिन द्वीप पर हमला हुआ, सब जल गया और कोई नहीं जानता कि कसूमी के साथ क्या हुआ। जैसे ही ज़ेवियर जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश करता है, मुगान और जिन अंदर आकर सब उथल पुथल कर देते हैं। ज़ेवियर घबरा जाता है, गोलियां चलाने लगता है और एक बड़ा क्रॉस उसके ऊपर गिर जाता है। उसका नकली दाढ़ी नाक गिर जाती है और पता चलता है कि वह यूरोपियन नहीं, बस एक साधारण जापानी आदमी था जो भेष बदलकर घूम रहा था। वह आखिरी बार गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक उसके ही चेहरे पर फट जाती है। अगली सुबह तीनों यूरी को अलविदा कहते हैं। चलते हुए फू अचानक बताती है कि सीजो कसूमी सूरजमुखी की खुशबू वाला समुराई उसका पिता है। अगली कहानी में तीनों बारिश से बचने और कुछ ठीक खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी एक औरत शमसेन बजाती हुई अंदर आती है। उसकी धुन बेहद सुंदर होती है। वह अंधी है लेकिन बहुत आत्मविश्वास से अपना संगीत बजा रही होती है। फ्यू उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। वह अपना नाम सारा बताती है और कहती है कि वह हियुगा जा रही है। वह खाने रहने का खर्च देने का प्रस्ताव रखती है अगर ये तीनों उसे वहां तक पहुंचा दें।
वे मान जाते हैं। एक दिन जिन उसके शमीसेन पर लगे ताबीज के बारे में पूछता है तो सारा भावुक होकर बताती है कि उसका एक बेटा है जिसे उसने छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता था कि एक अंधी औरत बच्चा नहीं पाल सकती। बाद में सारा और फू आपस में बातें करती हैं। सारा पूछती है कि मॉर्गन कैसा है। शायद वह उस अजीब आदमी की छवि पूरी करना चाहती है जिसने उनके स्नान समय में घुसपैठ की थी। फिर सारा यह भी टटोलती है कि क्या फू को अपने किसी साथी के लिए कुछ महसूस होता है। अगले दिन सारा कहती है कि उसे अपना बेटा ढूंढना है, लेकिन वह सिर्फ लड़कों में से एक को साथ चाहती है। फू यह सुनकर नाराज हो जाती है और खुद को समझाते हुए पुल पर जाकर गुस्सा शांत करने की कोशिश कराती है। उधर सारा को एक नकाबपोश आदमी खींचकर अलग ले जाता है जो उसके अतीत की किसी डरावनी बात की याद दिलाता है। उसके बाद रास्ता दो हिस्सों में बांटता है। सारा और जिन एक तरफ चले जाते हैं, मॉर्गन और फू दूसरी तरफ। जिन के जाते ही फू टूट जाती है और रोने लगती है, जबकि मॉर्गन समझ नहीं पाता कि वह इतना परेशान क्यों है। रात में जब जिन अपने काम में लगा रहता है, सारा अचानक तलवार लेकर उस पर हमला कर देती है। अब साफ हो जाता है कि वह सिर्फ एक अंधी संगीतकार नहीं है, वह एक हत्यारी है और उसका लक्ष्य जिन और उसके साथी हैं। दोनों पुल पर धुंध और चांदनी में लड़ते हैं। अगली कड़ी में लड़ाई वहीं से शुरू होती है। सारा युद्ध में किसी तरह पीछे नहीं हटती और जिन की टांग काट देती है। जिन मजबूर होकर पुल को दो हिस्सों में काट देता है और दोनों नीचे झील में गिर जाते हैं। मॉर्गन और फू एक गांव में सुनते हैं कि पुल गिर गया है। वे जाकर देखते हैं तो सारा किनारे पर घायल पड़ी होती है। वे उसे एक झोपड़ी में ले जाते हैं। फू उसकी चोटों का इलाज करती है, यह जाने बिना कि वह हत्यारी है। फू बाहर जिन को ढूंढने जाती है और मॉर्गन के साथ सारा अकेली रह जाती है। मॉर्गन इशारों इशारों में बताता है कि वह सारा की सच्चाई जानता है। सारा उससे लड़ने की चुनौती देती है। बारिश में दोनों भिड़ते हैं और सारा उसे बुरी तरह चोट पहुंचाती है। जैसे ही वह मुगान को मारने वाली होती है, फू दौड़कर उस पर गिर जाती है और उससे रुकने की विनती करती है। सारा सुन लेती है और वहां से चली जाती है। जिन एक झोपड़ी में होश में आता है जहां एक अजीब सा आदमी उसकी देखभाल कर रहा होता है। वह उसे एक खाली कटोरी देकर उसकी हिम्मत जांचता है। बाद में वही आदमी नदी के किनारे मछली पकड़ते हुए उसे जीवन का एक छोटा सा सबक देता है, धारा के साथ चलने का। जिन इसे सारा से लड़ाई में लागू करने का तरीका समझ जाता है। इस बीच सारा को वही नकाबपोश आदमी फिर मिलता है और धमकी देता है कि अगर उसने काम पूरा नहीं किया तो उसके बेटे की जान जाएगी। सारा अंदर से टूट रही होती है लेकिन मजबूरी में फंसी है। रात को मॉर्गन उसे ढूंढने जाता है और फिर से लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार मॉर्गन धारा, बारिश और जमीन का फायदा उठाता है। वह सारा को मार सकता है, लेकिन सारा खुद ही वार रोक देती है और मॉर्गन को मौका देती है। मॉर्गन का वार लगता है और सारा मरने से पहले मान लेती है कि उसका बेटा शायद पहले ही मर चुका था और वह झूठी उम्मीद में फंसी रही। वह शांति से मर जाती है। मॉर्गन गुस्से और दुख में उसकी तलवार नदी में फेंक देता है। इसके बाद तीनों एक अजीब घटना में फंसते हैं जब जमीन धंस जाती है और वे एक गुफा में गिर जाते हैं। वहां उन्हें दो अजीब लोग मिलते हैं। मॉर्गन गलती से उनमें से एक का हाथ काट देता है। बाद में पता चलता है कि वे दोनों एक खुदाई में मजदूरी कर रहे हैं। तभी एक तीसरा आदमी मिलता है जो दावा करता है कि वह किसी पुराने कबीले का वंशज है और खजाना ढूंढ रहा है। वे सब वहीं रुकते हैं, लेकिन खाना सिर्फ वसाबी की डंडियों जैसा होता है। कुछ समय बाद फ्यू नोटिस करती है कि लोग जैसे किसी पुराने युद्ध के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वह अभी हो रहा हो। फिर वह देखती है कि एक मजदूर का हाथ गिर जाता है और उसे शक हो जाता है। मॉर्गन और जिन को पता चलता है कि वह आदमी नकली है और उसका वंशज होने का दावा झूठ है। फू उसे कब्रिस्तान में ढूंढती है और वह अचानक असली ज़ॉम्बी खड़े कर देता है। पता चलता है कि वह खुद भी ज़ॉम्बी है और खजाना ढूंढने के लिए पूरी ज़ॉम्बी सेना का इस्तेमाल कर रहा है। तीनों पर हर तरफ से ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जिन समझाता है कि उसका स्क्रॉल झूठा है और वह गलतफहमी में सबको चला रहा है। यह सुनकर ज़ॉम्बी भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। तभी आसमान से एक उल्का गिरती है और पूरा इलाका फट जाता है। अगली कहानी हल्की फुल्की शुरू होती है। तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे अपनी मंजिल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मगन बिल आने पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिर पर बेसबॉल की गेंद पड़ती है। कगिमारू नाम का आदमी उन्हें पकड़कर एक अनोखा प्रस्ताव देता है। जापान को अमेरिकी व्यापारियों से बचाने के लिए बेसबॉल मैच खेलना होगा। कगिमारू पहले इन्हें बेसबॉल की ट्रेनिंग देता है, जो काफी अजीब लेकिन मजेदार होती है। मैच के दिन टीम जापान में कगिमारू, जिन, मॉर्गन, फू, एक बुजुर्ग आदमी मोमो नाम की गिलहरी और एक प्यारा सा कुत्ता शामिल होते हैं। कगिमारू और जिन अपनी तरफ से पूरा दम लगाकर खेल रहे होते हैं, लेकिन मॉर्गन बहुत तेज दौड़ने की वजह से खुद ही आउट हो जाता है। एक समय पर बूढ़ा आदमी तो खेलने से पहले ही मर जाता है। खिलाड़ियों की कमी पड़ जाती है तो कगिमारू जबरदस्ती मोन्जू को मैदान में ले आता है। गेम चलता रहता है और अमेरिकन टीम धीरे धीरे गंदा खेलना शुरू कर देती है। तोड़फोड़, चोट पहुंचाना, यहाँ तक कि मौत तक। जिन
जो तलवार चलाने में जितना कमाल है उतना ही कमाल से बेसबॉल खेलता है। वह हमलों से बचते हुए लगभग मैच जीताने वाला रन लेने ही वाला होता है कि रास्ते में लगाए गए ट्रैप से गिर जाता है। अब कगिमारू गेंद फेंकने आता है। उसकी दूसरी गेंद पर बड़ा हादसा हो जाता है। अमेरिकन खिलाड़ी का बल्ला बीच स्विंग में टूटकर उड़ता है और उसके टुकड़े कगारू को चुभ जाते हैं। वह सच में बेसबॉल खेलते खेलते मर जाता है। अब पूरी उम्मीद मुगन पर आती है और अगर कोई बेसबॉल के इस पागलपन वाले माहौल में टिक सकता है तो वो वही है। वह तूफान जैसी तेज गेंदें फेंकना शुरू कर देता है। एक एक करके अमेरिकन खिलाड़ी गिरते जाते हैं। आखिरी मुकाबला मगन और अंतिम बल्लेबाज के बीच होता है। दोनों टकराते हैं, दोनों घायल होते हैं, लेकिन मगन आखिरी तक टिक जाता है। अमेरिकन टीम हार जाती है और वापस चली जाती है। मैच खत्म, जापान जीत जाता है। अगला हिस्सा शुरू होता है एक घमंडी अमीर किस्म के समुराई कादिया कगातोशी से। उसे सरकार के एक आदमी द्वारा बुलाया जाता है। उसका काम है मुगन, जिन और फू को रोकना ताकि वे उस समुराई तक न पहुंच पाएं जिसकी खुशबू सूरजमुखी जैसी बताई जाती है। कहा जाता है कि उसने ईसाई विद्रोह में हिस्सा लिया था और सरकार को डर है कि अगर हमारे तीनों उससे मिले तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। कदिया को पता चलता है कि यह तिकड़ी पहले वाली अंधी महिला हत्यारे सारा को भी हरा चुकी है और बस यही सुनकर वह मिशन स्वीकार कर लेता है। उस रात तीनों आग के पास बैठे सोच समझकर बातें कर रहे होते हैं। वे नागासाकी पार कर चुके हैं और अकुत्सुकी द्वीप अब पास है। फू को अजीब अजीब भावनाएं आने लगती हैं क्योंकि जैसे ही वह सूरजमुखी वाले सामुराई से मिलेगी यह सफर खत्म हो जाएगा। फू सुझाव देती है कि सब अपने राज बता दें। मुगन एक किस्सा सुनाता है जिसमें उसने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसका बोलने का तरीका उसे पसंद नहीं था। जेन बताता है कि वह एक सख्त डोजो में पला था, अनाथ था, पूरे दिन ट्रेनिंग करता था और आखिर में उसे अपने ही गुरु को मारना पड़ा। फू अपने बारे में बताती है कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, उसकी माँ मर गई और यह पूरी यात्रा उसी आदमी को ढूंढने के लिए थी जिसने उसे छोड़ दिया था। रात को फू जिन के सीने पर रोते हुए कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सफर खत्म होने के बाद वह क्या करेगी। सुबह होते ही हालात बदल जाते हैं। 3 खतरनाक हत्यारे उमानोस्के, डेनिबू और ट्यूब उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। तीनों शहर में पहुंचते हैं खाने के लिए। एफयू उन्हें एक तोहफा लाने को कहती है और खुद आगे चली जाती है। जब दोनों लौटते हैं उन्हें एक नोट मिलता है। फू कहती है कि अलविदा कहना मुश्किल था, इसीलिए वह अकेली ही अपने पिता से मिलने जा रही है। बोट पकड़ने से पहले उसकी मुलाकात कदिया से होती है, पर वह पहचानती नहीं कि यह वही आदमी है जो उसे मारने आया है। द्वीप पर पहुंचते ही गांव वाले उसे डरकर भागते देख लेते हैं, जैसे वह कोई बुरी निशानी हो। एक बूढ़ी औरत उसे रास्ता बताती है कि सिजो उत्तर में है। फ्यू चल देती है। इधर मुगन और जिन समुंदर किनारे खड़े होते हैं जब कादिया उनसे मिलता है और बताता है कि सरकार फ्यू का इस्तेमाल कर रही थी ताकि सीजो खुद सामने आ जाए। कदिया फिर उन्हें लड़ाई के लिए चुनौती देता है। दूसरी तरफ फू सूरजमुखियों के बड़े मैदान में पहुंचती है, लेकिन तीनों हत्यारे उस पर टूट पड़ते हैं। अगली कड़ी में मुगन पूरी ताकत से कादिया पर हमला करता है, लेकिन कादिया उसकी हर चाल आसानी से रोक देता है और उसे समुंदर में उड़ा देता है। अब जिन की बारी आती है। कदिया उसे उसके अतीत की बातें याद दिलाता है और हमला कर देता है। इधर डेनिबू आकर बताता है कि फू को पकड़ लिया गया है। मुगन को चर्च पर बुलाया जाता है। मुगन वहां जाने के लिए राजी हो जाता है और जिन कदिया के साथ लड़ाई जारी रखता है। वह जिन को पता चलता है कि कदिया वही आदमी है जिसने वर्षों पहले जिन को मारने का आदेश दिया था और उसी वजह से उसे अपने गुरु को मारना पड़ा था। दोनों बात करते हैं कि नई दुनिया में उनके जैसे तलवारबाजों की जगह खत्म होती जा रही है। फिर दोनों भिड़ जाते हैं और लड़ाई ऐसे खत्म होती है कि पत्थर सी खामोशी छा जाती है। कोई नहीं जानता कौन जिंदा है। इधर मुगन की नाव पर डेनिबू हमला कर देता है। दोनों समुंदर में गिरते हैं और मुगन अंत में उसे मार देता है। चर्च पहुंचकर वह देखता है कि उमानोस्के फू को मार रहा है। वह बताता है कि वह डेनिबू और ट्यूब वही गार्ड थे जिन्हें मुगन ने बहुत साल पहले तबाह कर दिया था। बदला लेने आए हैं। उमानोस्के कहता है अपनी तलवार दे दो तो फू को छोड़ दूंगा। मुगन मान जाता है और फू को भागने के लिए कहता है। फू आखिरकार अपने पिता के घर पहुंचती है, लेकिन कदिया भी पीछे पीछे आ जाता है। वह खून से लथपथ है, यानी जिन शायद मर चुका है। अंतिम हिस्सा शुरू होता है। फू घर के बाहर एक बूढ़े आदमी से मिलती है। वह उसे दूर जाने को कहता है, लेकिन फू तैयार नहीं है। बूढ़ा अंदर जाकर असली आदमी से बात करता है, वही सूरजमुखी की खुशबू वाला सैमुराई सीजो। वह बहुत बीमार है, लगभग मरने की हालत में। फू अंदर आती है और अपने पिता पर सारे दर्द उधेल देती है, छोड़ जाना, अकेलापन, गरीबी, सब। लेकिन वह उसे मार नहीं पाती। वह पहले से ही टूट चुका है।
फू रोते हुए बाहर निकल जाती है। तभी कादिया आता है। सीजो अपने आखिरी शब्दों में कहता है कि उसने फू और उसकी माँ को बचाने के लिए उन्हें छोड़ा था। कादिया उसे मार देता है और फू को भी खत्म करने आता है। फू भागती है और एक खड़ी चट्टान पर पहुंचकर फंस जाती है। ठीक उसी समय जिन वापस आ जाता है जिंदा। दोनों की फिर से लड़ाई होती है और जिन एक खतरनाक चाल से कादिया को हराकर मार देता है। इधर मुग्गन और उमानोस्के की लड़ाई भी चरम पर पहुंच जाती है। आखिर में मुग्गन उसकी ही वेपन से उसे खत्म कर देता है। फिर तीसरा भाई ट्यूब आता है, व्हीलचेयर में बंदूक और डायनामाइट के साथ। वह मुग्गन को उड़ाने की कोशिश करता है। बड़ा धमाका होता है लेकिन मुग्गन बच जाता है और बाद में जेन के सामने आता है। दोनों अपनी पुरानी कसम निभाने के लिए लड़ते हैं लेकिन उनकी तलवारें टूट जाती हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद वे सीजो की झोपड़ी में उठते हैं। बूढ़ा समझाता है कि सीजो ने आत्मरक्षा नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए अपनी बेटी को छोड़ा था। अंत में तीनों आखिरी बार साथ खाना खाते हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। एफू बताती है कि पहले एपिसोड में सिक्का उछाला था और उसने झूठ बोला था। सिक्का हेड्स आया था, टेल्स नहीं। तीनों चुपचाप अलग हो जाते हैं, पता नहीं फिर कभी मिलेंगे या नहीं। और इसी तरह सामुराई चैंपलू खत्म हो जाता है। सफर ही असली कहानी था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।